हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यू वैकेंसी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वैकेंसी फॉर द कंप्यूटर एप्लीकेशन स्टूडेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टूडेंट। तो इसमें हम बात करने वाले हैं हमारे पास इन वैकेंसीज के बारे में। ये जो वैकेंसीज है इसका सिलेबस रिलीज किया गया है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर द्वारा, और यही बोर्ड जो है इसके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। इसमें हम जो है कौन कौन से पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं, और उसके बाद जो है वन बाय वन उन पॉइंट को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखने वाले हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारे पास कितनी अवेलेबल रहेगी। दैट आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, उसके बाद सिलेबस इसका क्या रहेगा, उसका एनालिसिस करेंगे डिटेल से, और हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके लिए कौन कौन से स्टूडेंट जो है एलिजिबल है, दैट मींस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट कि इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए हर एक सब्जेक्ट को हमें किस तरह से प्रिपेयर करना है, उसका वेटेज एनालिसिस मालूम होना बहुत जरूरी है। तो वेटेज एनालिसिस को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद एट द लास्ट हाउ कैन वी हेल्प फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जाम। करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं ये जो वैकेंसीज है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज है। इसमें दो टाइप की वैकेंसीज है। सबसे पहले हमारे पास ये जो वैकेंसीज अवेलेबल है दैट इज द बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, जिसका काफी टाइम से इंतजार हो रहा था, और इट इज द मोस्ट अवेटेड वैकेंसीज फॉर द कंप्यूटर स्टूडेंट्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो पहला जो पोस्ट है हमारे पास बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का है, और उसमें जो है लेवल 8 पे लेवल रहेगा, और जो है हमारे पास यहाँ पर इसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो बहुत ज्यादा रहेगी। 9862 पोस्ट इसमें रहेगी, और कैडर लेवल आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल रहेगा। क्लियर। उसके बाद सेकंड पोस्ट जो है हमारे पास लेवल 10 की L10 की कैटेगरी की रहेगी, पे लेवल ये रहेगा, और उसमें 295 पोस्ट हमारे पास रहेगी, और इसका जो है हमारे पास कैडर लेवल जो है डिवीजन लेवल रहेगा, मतलब आपके पास जोन के हिसाब से डिसाइड होगा। क्लियर। तो ये दो वैकेंसीज है, इन दोनों वैकेंसीज में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, मे बी पॉसिबल। क्लियर। अभी सिलेबस डिसाइड किया गया है, और एलिजिबिलिटी अभी डिसाइड करना बाकी है, लेकिन हमारे पास जो है कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हो सकते हैं, तो उसमें बीटेक सीएसआईटी के स्टूडेंट, एमटेक सीएसआईटी के स्टूडेंट, एज वेल एज इस सिलेबस में देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कुछ कंटेंट ऐड किया गया। दैट मींस इट इज द पॉसिबिलिटी दैट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास इंजीनियरिंग स्टूडेंट के रिगार्डिंग है। उसके बाद बीसीए और एमसीए के स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। उसके बाद बीएससी जिन्होंने सीएसआईटी से किया हुआ है वो स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। तो इट इज एट द डिग्री लेवल, और डिप्लोमा में दो लेवल है हमारे पास जो जूनियर लेवल पे जा सकते हैं, डिप्लोमा सीएसआईटी स्टूडेंट, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट, और पीजीडीसीए के स्टूडेंट भी इसमें एलिजिबल रह सकते हैं। तो ये जो है इन अलग अलग कैटेगरी में जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या डिप्लोमा किया है, ये स्टूडेंट इस तरह से एलिजिबल रह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है पेपर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो RSM SSB बोर्ड जो है पेपर कंडक्ट करवाएगा, वो पेपर किस तरह से कंडक्ट करवाएगा, उसका सिलेबस कैसा होगा वो हमें देखना है। तो ये जो पेपर है हमारे पास इसमें दो पार्ट होंगे ना, एक पेपर 1 होगा, एक पेपर 2 होगा। क्लियर। पेपर 1 जो होगा उसमें दो पार्ट रहेंगे। पेपर 1 में हमारे पास एक तो रहेगा जीके ऑफ राजस्थान, दैट मींस आर्ट, हिस्ट्री, कल्चर, और उसके बाद जियोग्राफी ऑफ राजस्थान, कंप्लीटली रिलेटेड टू द राजस्थान, और उसका साथ साथ जो रिलेटेड अभी करंट अफेयर चल रहा है राजस्थान का वो इसका पार्ट रहेगा। उसके बाद एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का पार्ट रहेगा पेपर फर्स्ट में, और पेपर सेकंड में हमारे पास टेक्निकल का पार्ट रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम आगे डिस्कस करें कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में दो पार्ट रहने वाले हैं, एक पेपर फर्स्ट हो गया, एक पेपर सेकंड हो गया। ठीक है। ये दोनों पेपर ही कितने मार्क्स के रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। ये भी 100 मार्क्स का रहेगा, और ये भी हमारे पास 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। 100 मार्क्स के लिए कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अवेलेबल, और यहाँ पर भी हमारे पास 100 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। दैट मींस हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर का वेटेज रहेगा, और पॉजिटिव मार्क्स के लिए 1 नंबर है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग करोगे तो नेगेटिव मार्किंग का लेवल यहाँ पे 50% रखा गया है। दैट मींस अगर आपके पास पॉजिटिव मार्क्स 1 नंबर है तो नेगेटिव मार्किंग जो है -0.5 आपके पास ये रहेगा। ठीक है। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप जो है इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें, साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग का ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ध्यान रखें। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पर हमारे पास टेक्निकल भी जो है 100 एमसीक्यू रहेंगे, और उसमें भी सेम नेगेटिव मार्किंग कितना रहेगा, -0.5 पर क्वेश्चन।
अगर नेगेटिव करते हो तो। उसके बाद हमारे पास ये देखते हैं कि ये जो 2 आवर का पेपर रहेगा, 100 एमसीक्यू रहेंगे ना, इसके लिए आपको 2 आवर डिसाइड किया गया हर एक पेपर के लिए, ठीक है। उसके बाद इसमें एमसीक्यू होंगे, नेगेटिव मार्किंग हमारे पास 0.5 मार्क्स की होगी, और हमारे पास नंबर ऑफ सेक्शंस पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस पे डिपेंड करेंगे। और इसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर आगे डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेबस ऑफ पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट जो है 2 वैकेंसीज आई है हमारे पास, एक तो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, एक सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पेपर फर्स्ट सेम है, लेकिन पेपर सेकंड टेक्निकल है। लेकिन पेपर सेकंड टेक्निकल में सीनियर के लिए जो है थोड़ा सा मोर वेटेज का या फिर टफर लेवल या फिर लेंथी सिलेबस रखा गया है सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए, और जो हमारे पास बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है उनके लिए जो है सिलेबस जो है थोड़ा सा इजी रखा गया है कंप्यूटर टेक्निकल पार्ट का। लेकिन नॉन टेक्निकल पार्ट का जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट जो रहेगा वो नॉन टेक्निकल से रहेगा और पेपर सेकंड जो है टेक्निकल से रहेगा। पेपर फर्स्ट जो नॉन टेक्निकल के लिए, चाहे दोनों के लिए हो, चाहे बेसिक सीआई हो या फिर सीनियर सीआई हो, दोनों के लिए जो है पेपर फर्स्ट का पैटर्न सेम है। दैट मीन्स नॉन टेक्निकल में 2 पार्ट रहने वाले हैं। एक पार्ट रहेगा हमारे पास जो है राजस्थान के जीके के रिगार्डिंग, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, ये एक पार्ट ये रहेगा नॉन टेक्निकल में। दूसरा पार्ट नॉन टेक्निकल में हमारे पास रहेगा जनरल एबिलिटी इन द इंक्लूडिंग फॉलोइंग पॉइंट। कौन कौन से पॉइंट रहेंगे जनरल एबिलिटी के लिए, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। उसके बाद डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का पार्ट रहेगा। उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी का पार्ट रहेगा। उसके बाद क्लास 10th लेवल पे बेसिक न्यूमेरिकल जो मैथ्स प्रॉब्लम होती है वो रहेगा, और साथ ही साथ जो है आपके पास चार्ट्स, ग्राफ और टेबल्स, डेटा सफिशिएंसी क्लास 10th लेवल के बेसिस पे रहेगा। दैट मीन्स क्लास 10th का जो हमारे पास मैथ्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का पार्ट हमारे पास नॉन टेक्निकल में पोर्शन में रहेगा। तो इट इज द कॉमन सिलेबस फॉर द पेपर 1 इन केस ऑफ बेसिक सीआई, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर बेसिक और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर सीनियर, दोनों के लिए ये कॉमन रहेगा। उसके बाद हमारे पास जो है सिलेबस ऑफ सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्निकल पार्ट का सिलेबस। तो टेक्निकल पार्ट का जो सिलेबस है वो कंप्यूटर साइंस की फैकल्टी जो हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है वही डिस्कस करने वाली है, ठीक है। तो इसमें हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको बताया गया है कि हमारे जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है वो बेसिकली 2 तरह की पोस्ट है, एक सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की है और दूसरी जो है हमारी बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की है, ठीक है। तो अब हम क्या देखने वाले हैं कि हमारा जो पेपर होगा, हमारे पेपर को हमने 2 में डिवाइड कर लिया, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है वो हमारा नॉन टेक्निकल होगा जिसके बारे में अभी आपको बताया गया है, और दूसरा जो हमारा पेपर 2 है वो टेक्निकल पेपर होगा। टेक्निकल पेपर का सिलेबस कैसा होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो है उसका टेक्निकल पेपर कैसा आएगा, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है उसका टेक्निकल पेपर कैसा आएगा। तो पहले हम देखते हैं सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का टेक्निकल पेपर का सिलेबस क्या है। सबसे पहले पेडागोजी बताया गया है। पेडागोजी बेसिकली आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको पता है कि टीचिंग की टेक्निक क्या होती है उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो इसी के बारे में सबसे पहले पेडागोजी दिए हुए हैं। पेडागोजी के सवाल जो है वो आएंगे आपके कि कुछ भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल बच्चा अगर सवाल करके नहीं लाया तो आपका क्या रिएक्शन होगा, कि आप बच्चे को मारेंगे? तो इसी तरह के सवाल जो है आपसे पेडागोजी में पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको बताया गया मेंटल एबिलिटी क्या होती है। मेंटल एबिलिटी में बेसिकली आपकी रीजनिंग कितनी है, आपका एप्टीट्यूड क्या है, ये सब चेक किया जाता है। तो शुरुआत के जो 3 पॉइंट है, मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेंसी और डाटा इंटरप्रिटेशन, ये चीजें आपकी मैथमेटिक्स और आपकी रीजनिंग चेक करते हैं। ये पेपर 1 में भी आएंगे और पेपर 2 में भी आएंगे। इन 4 चीजों के बाद बेसिकली शुरू होता है हमारा कंप्यूटर का सिलेबस, जो कि मेन कंप्यूटर का सिलेबस है हमारा। सबसे पहला पॉइंट है हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आप क्या मानते हैं? फॉर एग्जांपल कंप्यूटर जो है उसके कितने पार्ट होते हैं, जनरेशन क्या होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस किस तरह से होते हैं, नंबर सिस्टम किस तरह का काम करता है, ये सब चीजें जो है बेसिकली फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में पूछी जाएगी। सेकंड हमारा पॉइंट आता है इसमें बेसिकली प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। प्रोग्रामिंग, यहाँ पे फंडामेंटल वर्ड जो है इसको नोट करना, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज जो है बहुत सारी है। तो बेसिकली आपको हर लैंग्वेज का फंडामेंटल बेसिकली क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई भी सवाल उसमें से आ जाए, कोई भी कंट्रोल फ्लो पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तो वो आपको आइडिया होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि एक ही लैंग्वेज आपने पढ़ी और आप क्लियर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको हर लैंग्वेज के बारे में, भले वो सी हो, C++ हो, जावा हो, .NET हो, AI हो, मशीन लर्निंग हो, पाइथन हो या ब्लॉकचेन हो, सबके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया या ओवरव्यू सबके बारे में पता होना चाहिए कि लैंग्वेज का फ्लो क्या है। आखिरकार आपने जब एक लैंग्वेज सीखते हैं तो आपको फ्लो पता लग जाता है, तो आपको हर लैंग्वेज जो है उसका फ्लो पता होना चाहिए, वो किस तरह से काम करेंगे, उसमें किस तरह के डाटा टाइप होते हैं, कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उनका कंट्रोल फ्लो क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, एरेज कहाँ का काम आती है, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, इस तरह के डाटा टाइप काम आते हैं, और कमांड लाइन आर्गुमेंट हम कैसे दे सकते हैं। ये सारी चीजें प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में क्लियर होनी चाहिए।
नेक्स्ट हम चलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। आपने C++ और जावा के बारे में सुना ही होगा, ये दोनों लैंग्वेज जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि क्लासेस कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं और उनको इनहेरिट कैसे करते हैं आपस में, पॉलीमॉर्फिज्म, इवेंट और एक्सेप्शन हैंडलिंग और फाइल हैंडलिंग जो है इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम, और उसके बाद है एल्गोरिथम का अलग से। ये दो पॉइंट जो है बेसिकली आपस में इंटररिलेटेड है। डाटा स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल स्टैक क्यू, लिंक लिस्ट, ग्राफ, ये सब चीजें, बाइनरी ट्री, और ये जो आपस में किस तरह से कोरिलेट करते हैं और इनकी सहायता से कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम लेते हैं शॉर्टिंग, तो शॉर्टिंग किस तरह से करते हैं वो हमें पता होना चाहिए। उसका एल्गोरिथम क्या है, उसका एल्गोरिथम से उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है वो भी पता होना चाहिए। बेस्ट केस है या वर्स्ट केस है वो सब आइडिया हमें पता होना चाहिए इसके लिए। फिर आते हैं हम डिजिटल लॉजिक डिजाइन में। जब हम बाइनरी की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, तो हमें पता है कि जो हमारा बेसिक सिस्टम जो चलता है, बेसिकली डिजिटल लॉजिक सिस्टम जो है उसी से चलता है कि इसमें बूलियन एक्सप्रेशन होता है, टीटीएल होता है और सीमोस फैमिलीज होती है और लॉजिक फैमिलीज, या हम कहें लॉजिक सर्किट जो है आपस में किस तरह से कनेक्टेड होते हैं, कैसे गेट होता है, गेट से कैसे हमने एडर बनाया, एडर से कैसे हम आगे जाके धीरे धीरे करके हम पूरा माइक्रोप्रोसेसर बना देते हैं। तो वो चीजें जो है हमें पूरी पता होनी चाहिए कि कैसे एक सिंपल से सर्किट से लेके और कैसे हम एक माइक्रोप्रोसेसर डिजाइन करते हैं उसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। बेसिकली कोई भी टेक्निकल सवाल, बेसिकली मैथमेटिकल सवाल इस तरह का बन सकता है, कोई भी क्वेश्चन दे दी उसको सॉल्व करना है, केमैप सॉल्व करना है, ये सब चीजें इस एग्जाम में आने की, इस टॉपिक में आने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हम चलते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर, ये जो वर्ड है यही अपने आप में पर्याप्त है। बेसिकली जब कंप्यूटर बना तो इसका आर्किटेक्चर किस प्रकार से काम करता है। फॉर एग्जांपल जब कोई बिल्डिंग बनाते हो तो उसका नक्शा होता है, सेम उसी प्रकार कंप्यूटर का जो है वो आर्किटेक्चर किस प्रकार से है, कैसे एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होती है, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों प्रकार से। तो यही चीज इसमें दिखाई गई है कि डीएमए किस प्रकार काम करता है, मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है और कैसे कोहेरेंस जो है वो कैसे काम करता है। नेक्स्ट जब हमने कंप्यूटर बना दिया है तो कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसको चलाने के लिए, वो कौन आया, वो आया ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो हमारी प्रोसेस चलती है वो प्रोसेस के अंदर डेडलॉक आ सकता है, मेमोरी कैसे मैनेज करते हैं, प्रोसेस आपस में कैसे मैनेज होती है, फाइल सिस्टम कैसे मैनेज होता है, डिस्क शेड्यूलिंग कैसे होती है, ये सारी चीजें हम ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही ओएस के अंदर एक सब पार्ट दिया हुआ है रियल टाइम ओएस। तो रियल टाइम ओएस के साथ भी हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन और टास्क शेड्यूलिंग किस प्रकार से की जाती है। इन सब के बाद बेसिक चीजें जो कि लगभग सबको पता होनी चाहिए और इसमें से भी टेक्निकल क्वेश्चन बनता है। फॉर एग्जांपल सिस्टम जब बूट करता है तो वो यूजर अकाउंट कैसे हैंडल करता है, बैकअप कैसे लेते हैं, रिस्टोर कैसे करते हैं, लाइनक्स के अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है उनके कौन कौन से कमांड है, ये सारी चीजें भी हमें ओएस के अंदर क्लियर करनी है। फिर आते हैं हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमने देखा है कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं डाटाबेस के अंदर करता है, एसक्यूएल के अंदर या फिर एमएस एक्सेस के अंदर, तो वो डाटाबेस जो है वो किस प्रकार से काम करता है, डाटाबेस के अंदर नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होता है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग किस प्रकार से होती है, कॉन्करेंसी कंट्रोल किस प्रकार से होता है, ये सारी चीजें हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जब भी हम कोई सिस्टम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोर्स करने के बाद अगर आप किसी इंजीनियरिंग फील्ड में गए हैं या फिर आईटी फील्ड में गए हैं तो अब आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की याद जरूर आई होगी, क्योंकि जो भी कोई प्रोजेक्ट बनाता है उसको इंप्लीमेंट करते हैं तो उसको इंप्लीमेंटेशन करने के लिए जो लाइफ साइकिल होती है कि हम क्या करें, वो लाइफ साइकिल डिसाइडेड की जाती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर कि इसकी फेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है, मतलब हम कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे खत्म करें। ये जो चीजें होती है, डीएफडी बनाना, डाटा फ्लो डायग्राम, इस तरह की चीजें बनानी है, मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सारी चीजें हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ी जाती है। एक एग्जाम के अंदर जो हमारा टेक्निकल एग्जाम होता है उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट हम आते हैं हमारा, ये दोनों टॉपिक साथ में लेके चलते हैं, डाटा नेटवर्क एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे सिलेबस का। मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आप माने तो डाटा नेटवर्क, डाटा एंड नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क और नेटवर्क सिक्योरिटी से आएंगे, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क जो है आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, आप भले केवीएस का एग्जाम लें या फिर DSSB का या फिर नवोदय का, इस तरह के टीचिंग एग्जाम हर जगह होते हैं, उन सबका पेपर उठा के देख लो जिसकी हम एनालिसिस आगे आपको बताएंगे। सबसे ज्यादा कंप्यूटर नेटवर्क के सवाल बनते हैं और वो सबसे इजी भी है। कई बार बच्चों को लगता है कि ये टफ है, लेकिन जब आप उसको पढ़ना शुरू करते हैं, एक बार आप उसमें भूल जाते हैं, तब आपको लगेगा कि ये तो बहुत इजी था। बस बात ये है कि आप पढ़ना कितना जल्दी शुरू करते हैं और कितना आप कवर कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर नेटवर्क मॉडल होता है, DCP/IP और OSI मॉडल। ये दो मॉडल जो है उसके अंदर अलग अलग लेयर्स होती है और उस लेयर जो है वो लेयर किस प्रकार से काम करती है, उसके अंदर कितने प्रोटोकॉल होते हैं और वो प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं, वो कौन से लेयर से संबंध रखते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल IP प्रोटोकॉल है या फिर राउटिंग है, किस कनेक्शन कंट्रोल जो है किस तरह से होता है, ये सारी चीजें हम कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर और नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हमारी एल्गोरिथम होती है सिमेट्रिक और असिमेट्रिक एल्गोरिथम, एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम, DES, IES, आइडिया, RSA, ये सारी एल्गोरिथम किस प्रकार से काम करती है। तो हमारा जो क्वेश्चन बनता है, छोटा सा क्वेश्चन अगर बनता है तो हमें अगर एल्गोरिथम पता ही नहीं है तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन। ये बेसिकली कंप्यूटर का पार्ट नहीं है लेकिन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेट करता है, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये जो पोस्ट है हमारी L12 की पोस्ट है। तो जब सैलरी ज्यादा ले रहे हैं तो पढ़ना भी ज्यादा पड़ेगा, सेम सिचुएशन है। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि चैनल कैपेसिटी क्या है, एटेन्यूएशन है, कम्युनिकेशन, प्रोपगेशन ऑफ EM वेव्स किस तरह से होता है, GSM किस प्रकार से काम करता है, CDMA में क्या होता है, ये सब चीजें जो है हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा एक और बहुत बड़ा चीज आ जाती है, फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट।
अगर आप CSIT के स्टूडेंट हैं तो वेब डेवलपमेंट आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, कहीं ना कहीं किया भी होगा और फील जरूर किया होगा जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं कि वेबसाइट कौन सी लैंग्वेज में बनी हुई है। तो वही चीज यहाँ पे आती है, वेब डेवलपमेंट के बारे में आपको कितना पता है, HTML क्या होता है, XML क्या होता है, डायनेमिक HTML डॉक्यूमेंट किस तरह से होते हैं, PHP क्या होती है, जावास्क्रिप्ट क्या होती है, ये सब बहुत ही बेसिक चीजें हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जब बनेगा, अगर कोई प्रोग्राम आ गया, कोई इस तरह से आपको आउटपुट लेगा, तो आप वही कभी कर पाएंगे वो चीज जब आपको प्रैक्टिकल कर रखा हो या आपने उस चीज को डिटेल पढ़ रखा हो, CSS किस तरह से होता है। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग करना एक अलग चीज है, लेकिन थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इनके बहुत ही ज्यादा टफ होता है। इसके लिए आपको हर स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें याद होनी चाहिए। तो ये हमारा था सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का सिलेबस आपने देख लिया होगा, सिलेबस बहुत ही बड़ा है, और आपको जो है बस लग जाना चाहिए बस आप इसको, तभी जाके आप सिलेबस को कवर कर सकते हैं जिस हिसाब से ये सिलेबस है। नेक्स्ट हम चलते हैं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। ये हमारी L8 की पोस्ट है, लेवल 8 पे ग्रेड है इसका, और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर सबसे ज्यादा पोस्ट इसी की है, और इसका सिलेबस जो है सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर से थोड़ा सा कम लेंथी है। SCI का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा लेंथी है। इसमें जो है किस तरह का सिलेबस है वो हम देखते हैं। तो सेम एज प्रीवियस पेडोलॉजी है, उसके बाद मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी और डाटा रिप्रेजेंटेशन, ये पेपर 1 का भी पार्ट है, पेपर 2 का भी पार्ट है। तो ये जो है बेसिकली आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो ये आपको कवर करने में ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही 10वीं लेवल तक की आएगी इसके अंदर मैथमेटिक्स। उसके बाद सेम आता है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जैसे कि पहले बताया कि कंप्यूटर के डिवाइसेस के बारे में, उसका नंबर सिस्टम क्या है, कैसे कन्वर्ट करेंगे नंबर डेसिमल टू बाइनरी, कैसे कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। डाटा शेयरिंग, ये जो पॉइंट है, ये हमारा जो पॉइंट है, इसको मैं नोट ध्यान रखना है इस पॉइंट को। ये पॉइंट जो है हमारा सिर्फ जूनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में है, सीनियर के अंदर नहीं है। हमारा जो MS ऑफिस जब पढ़ते हैं उस MS ऑफिस के सवाल आए जाते हैं। MS ऑफिस के अंदर वर्ड हो सकता है, एक्सेल हो सकता है, पावर पॉइंट हो सकता है, एक्सेस हो सकता है। ये चारों प्रोसेस सॉफ्टवेयर जो है, यहाँ पे एक अच्छी चीज ये है कि इन्होंने सॉफ्टवेयर का नाम दे दिया है। कई एग्जाम्स के अंदर क्या होता है कि आपको सिर्फ ये कह दिया जाता है कि हम जो है वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम के सवाल पूछेंगे। अब वो MS वर्ड यूज में ले, या फिर कोई और लिब्रे ऑफिस यूज में ले, या फिर कोई तीसरा ओपन सोर्स यूज में ले, तो वहां पर आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। पर यहाँ पे अच्छी चीज ये है कि इन्होंने सॉफ्टवेयर का नाम ही दे दिया है कि आपको MS ऑफिस तैयार करना है। MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है और MS एक्सेस है। तो ये चारों सॉफ्टवेयर, ये चारों A to Z हमें ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर MS वर्ड की बात करो, 2007 से पहले क्या था, 2007 के बाद क्या था, फिर रिबन आ गई, रिबन के अंदर कौन सा फंक्शन कहाँ होना चाहिए, किस तरह के फंक्शन अवेलेबल है, कौन से शॉर्टकट यूज में लिए जाते हैं, इस तरह के छोटे छोटे सवाल बनते हैं। लेकिन वो छोटे छोटे सवाल तभी आप कर पाओगे जब आप इसको डीपली पढ़ोगे, नहीं तो आपको फिर बाद में लगेगा MS ऑफिस तो मैं रोज काम में लेता हूँ और ये सिंपल सा सवाल नहीं कर पाया। नेक्स्ट चलते हैं हमारे बेसिक कंप्यूटर के सिलेबस के ऊपर, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। तो जो सेम लैंग्वेज पुरानी हमने देखी थी, AI है, C++, जावा, .NET, ये सारे सवाल जो है सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पर यहाँ पे जो क्या है, ओवरव्यू है इन सबका, हमें पता होना चाहिए किस तरह से फ्लो है, इसका फ्लो पता होना चाहिए बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। एक बार हमने फ्लो पकड़ लिया, फिर हमें किसी सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर सेम डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, सेम जैसे पहले बताया कि स्टैक है, क्यू है, ऑपरेशन किस तरह से होता है, बाइनरी ट्री किस तरह से काम करता है, इसके ऊपर ट्रावर्सल किस तरह से होता है, वो सारी चीज डाटा स्ट्रक्चर के आने की। फिर नेक्स्ट जो है हमारा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर OS किस प्रकार से काम करना है, मेमोरी मैनेजमेंट और प्रोसेस मैनेजमेंट किस तरह से होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर आएगी। नेक्स्ट हमारा कम्युनिकेशन और नेटवर्क कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर दो सब्जेक्ट को जोड़ के एक सब्जेक्ट बना दिया है ताकि क्वेश्चन कैटेगरी जो है डिफाइंड हो जाएगी इसके अंदर। तो कम्युनिकेशन और नेटवर्क कॉन्सेप्ट आ गया। इसके अंदर सेम हम जो मॉडल है, लेयर्स है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेटवर्क सिक्योरिटी सेम एज कंप्यूटर नेटवर्क है, इसके अंदर कौन कौन से हम यूज कर सकते हैं इसको हमारे सिस्टम को बचाने के लिए, एथिकल हैकिंग क्या होती है, वो चीजें। नेक्स्ट हमारा डाटाबेस है, RDBMS है, NoSQL डाटाबेस है, टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है, डाटाबेस कैसे मैनेज करना है बेसिकली, और डाटाबेस के अंदर कैसे क्वेरी चलानी है, वो चीजें हमें पता होनी चाहिए। सिस्टम एनालिसिस और डिजाइन जो है, हमारा सिस्टम जो है उसको कैसे एनालाइज करें और कैसे डिजाइन करें। फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी सुना हो तो UML एक चीज होती है, अगर आपने देखा हो तो UML के अंदर हम देखते हैं कि कैसे हमें सिस्टम डिजाइन करना है, उसको कैसे आगे एनालिसिस करना है, ये सब चीजें अप्रोचेस जो है इसके अंदर पढ़ते हैं। और ये जो है इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट IoT का आता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशन। ये बहुत कम टाइम हुआ है जब सिलेबस वगैरह में आने लगा है, तो ये जो है एक पॉइंट अच्छा पॉइंट है कि जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है वैसे वैसे सिलेबस भी इवॉल्व हो रहा है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है बेसिकली किस तरह से काम करती है, वेब टेक्नोलॉजीज किस तरह से आती है, ब्राउजर क्या होता है, वेब पब्लिशिंग क्या होती है, बेसिक नॉलेज जो है HTML XML और स्क्रिप्ट्स का, और क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट कैसे मैनेज करते हैं, सेंट्रल सर्वर क्या होता है, सर्वर के अंदर डॉक्यूमेंट कैसे रखते हैं, PHP का एक्सटेंशन क्या होता है या PHP का कोड कैसे लिखा जाता है, मल्टीमीडिया और ग्राफिक्स क्या होती है, ई कॉमर्स किस तरह से है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किस तरह से होती है। ये बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें मिला के आपका सिलेबस पूरा कवर्ड हो गया है। और इन सिलेबस से जो क्वेश्चन बनेगा तो बेसिकली आप ये नहीं है कि मैंने ये यूनिट पढ़ लिया, ये यूनिट पढ़ ली, ऐसा करके आप बिल्कुल कवर नहीं कर पाएंगे। आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना, आप यही मान के चलिए, और आपके पास टाइम बहुत कम है।
तो इसी के साथ मैं आपको कहूंगा ये सिलेबस जो है हमारा बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का यहाँ पे खत्म हो गया। और मैं आपको बेसिकली बताना चाह रहा हूँ हमारे बेसिकली जो है क्या क्या एग्जाम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम होता है, नवोदय का एग्जाम होता है और दिल्ली बोर्ड का एग्जाम होता है। ये बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम होते हैं जो कि कंप्यूटर टीचर को रिक्रूट करता है। इन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इस सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू को अगर साथ में रखें और हमने जो है एक वेटेज एनालिसिस तैयार किया कि किस सब्जेक्ट के अंदर कितने क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो ये वेटेज एनालिसिस जो है इसको आप देखिए और इसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन भी शुरू कीजिए। ये जो वेटेज एनालिसिस है सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का है, जो सिलेबस जो मैंने आपको बताया अभी तक उसके अंदर टोटल मिला के 18 पॉइंट थे। तो आप देखेंगे कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कितने मिल सकते हैं। हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है मैंने बताया आपको 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। तो बेसिकली यहाँ पे देखो पेडागोजी के 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेंसी और ये हमारे डाटा इंटरप्रेशन मैथमेटिक्स, बेसिकली हमारा क्या एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है। तो लगभग 10 से 11 सवाल जो है इसके आएंगे। फंडामेंटल कंप्यूटर से 5 सवाल है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से 6 सवाल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड 5 सवाल है, डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम। आप जो है ये 4 पॉइंट जो है हमारे प्रोग्रामिंग से लेके एल्गोरिथम इसको साथ लेके चले, लगभग 20 नंबर का स्कोप है ये। फिर हमारा डिजिटल लॉजिक सिस्टम आ जाता है 3 नंबर का। ये हमारे कंप्यूटर ऑर्गेनाइज के लगभग 8 सवाल बनते हैं, ओएस के भी 8 सवाल बनते हैं, डाटाबेस के 4 है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ एक कंप्यूटर नेटवर्क जैसा मैंने आपको बताया कि 10 नंबर का है, इसमें दिखाया हुआ है। और फिर उसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी है, बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन और वेब डेवलपमेंट। तो ये लगभग जो स्कोर है ये बेसिकली इन तीनों एग्जाम के संदर्भ में इतने एग्जाम हो रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो इस एग्जाम का जो फ्लो होगा वो भी इसके बराबर ही होगा या इससे ऊपर ही होगा, इनसे कम तो नहीं हो सकता। तो ये हमारा जो है सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो है वेटेज एनालिसिस। उसके बाद हम चाहते हैं जूनियर कंप्यूटर या बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तरफ, और उन्हीं 3 एग्जाम को लेकर चलते हैं। तो पेडागोजी के लगभग 6 सवाल है, इन तीनों को मिला के करीब 16 नंबर का हमारा मैथमेटिक्स आ सकती है इसके अंदर, ये एप्टीट्यूड कह सकते हैं। फंडामेंटल कंप्यूटर 8 सवाल है, डाटा प्रोसेसिंग के साथ है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के 10 और डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के 10। तो सेम मैंने बताया इन दोनों को मिला के जो है वो 20 नंबर का सवाल हो गया हमारा। फिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के 9 नंबर है, नेटवर्क के 8 है, नेटवर्क सिक्योरिटी के इन दोनों को मिला के लगभग 12 से 15 नंबर का सवाल है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट के 5 है, सिस्टम एनालिसिस के 7 सवाल है और यूनिवर्सिटी के 10 सवाल है। तो बेसिकली जो है ये जो बड़े बड़े सब्जेक्ट होते हैं उन सब्जेक्ट को आप ऐसा नहीं है कि एक ही रात में खत्म कर सकते हैं, उनके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम देने के लिए आपको अपनी पढ़ाई जो है अभी से शुरू करनी पड़ेगी, तभी आप जो है इस सिलेबस को कवर कर सकते हैं। सिलेबस बहुत ही वास्ट है, अगर आपने सोचा कि मैं 1 महीने में 2 महीने में क्लियर कर लूंगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो सब चीजें आपने पिछले 3 सालों में अपनी डिग्री में, डिप्लोमा में या फिर डिग्री में पढ़ी है 4 साल में, वो आप इतने कम टाइम में कैसे कवर कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल। तो आपको अभी से लगना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं। आपको भी पता है ये जो पोस्ट है L8 और L12 की पोस्ट है और इतनी सैलरी की जो पोस्ट, हम आप इस चीज को तो दिमाग में बैठा लेंगे। राजस्थान सरकार ने पहली बार कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट निकाली, वो भी इतनी हाई लेवल पे। ये बस ये है कि बस हमें चाहिए, ये मान के चलो तभी आप इसको आगे पा सकते हो। अदरवाइज अगर आपने डिले दिखाया है, लेजीनेस दिखाई कि नहीं कर लेंगे या फिर बाद में देख लेंगे, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हो अगर 10,000 करीब पोस्ट है तो कितने लोग कैंडिडेट अप्लाई कर रहे होंगे, कितने लोग अभी से तैयारी में लग गए हैं, कईयों ने तो अपना सिलेबस जो है ओवरव्यू से ही स्टार्ट कर लिया है। तो ऑल द बेस्ट कहूंगा मैं इसके साथ ही, और आगे हमारे सर बताएंगे कि आगे जो है किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है और किस तरह से आगे आप चलेंगे। थैंक यू। इसमें आगे हम देख रहे हैं कि इस एग्जाम के लिए जो हमारे पास एग्जाम डेट कब हो सकती है, उसका नोटिफिकेशन कब रिलीज हो सकता है, ये बात कर रहे हैं। तो सिलेबस जो है हमारे पास कब डिक्लेयर हुआ, 19 अक्टूबर 2021 को ये सिलेबस डिक्लेयर हो चुका है। इस एग्जाम के लिए ये सिलेबस रहेगा और उसके बाद इसका जो हमारे पास एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन डेट है वो 25 नवंबर 2021 तक रह सकता है, या उससे पहले या उसके अराउंड हमारे पास रह सकता है। और उसके बाद हमारे पास जब यहाँ से नोटिफिकेशन रिलीज होगा, नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद हमारे पास यहाँ पर आपको देखना है कि RSM SSB बोर्ड जो है इस एग्जाम को कंडक्ट करा रही है और वो जो है हमारे पास किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए लगभग 4 से 5 महीने का हमारे पास टाइम अवेलेबल कराती है। सो यू हैव द टाइम अराउंड द 5 मंथ, करेक्ट। तो अप्रैल 2021 में इसका एक्सपेक्टेड एग्जाम डे हो सकता है। क्लियर। आगे एट द लास्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम आपकी इस प्रिपरेशन में कैसे हेल्प कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पेपर फर्स्ट में देख चुके हैं। पेपर फर्स्ट में क्या था हमारे पास, पेपर फर्स्ट में हमने देखा कि एक नॉन टेक्निकल पार्ट है। नॉन टेक्निकल में एक तो हमारे पास हो गया जीके और दूसरा पार्ट हो गया एप्टी एंड रीजनिंग, ये 2 पार्ट है। तो ध्यान दीजिएगा हमारे पास जीके जो होता है RSM SSB बोर्ड का बहुत अच्छे लेवल पे आने लग गया है। पहले जो है नॉर्मल लेवल पे आता था, आजकल जो है जीके RSM SSB बोर्ड बहुत अच्छे लेवल पे देता है। सो हमारे पास पेपर फर्स्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। जीके पार्ट को, राजस्थान के जीके पार्ट को लाइक हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर, इन सभी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। एज वेल एज एप्टी रीजनिंग के पार्ट को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। पेपर फर्स्ट अगर आपका अच्छा होगा तो नॉन टेक्निकल का पार्ट जो है वो थोड़ा सा लेंथी है,
लेकिन पेपर फर्स्ट जो है आपके लिए स्कोरिंग रहेगा, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है। इट कैन बी स्कोरिंग अगर आप जो है अच्छे से प्रिपेयर करते हो। उसके बाद पेपर सेकंड में एज पर डिस्कस अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल फैकल्टी, और उसकी वेटेज एनालिसिस को आप ध्यान रखिए, उसी वेटेज एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। क्लियर। अब आगे बात करते हैं कि इफ यू वांट टू ज्वाइन द कोर्स विद अस, तो अगर आप हमारे साथ कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो दैट इज स्टार्टेड ऑलरेडी, तो हमारे पास जो है हमारे साथ इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए साथ में जुड़ सकते हो। आपको सिंपली एक काम करना है, ये जो वीडियो चल रहा है इसके डिस्क्रिप्शन में ऐप लिंक है, उस ऐप लिंक पे क्लिक करिए और प्ले स्टोर से जाके उस ऐप को क्या कर दीजिए, डाउनलोड कर दीजिए, और वहां पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्टोर ऑप्शन में आपको इस पोस्ट से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड आपको कोर्स मिल जाएगा। क्लियर। उसके बाद अगर आपको ऐप लिंक यहाँ से मिल जाता है देन ओके, नहीं तो प्ले स्टोर में डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हो इंजीनियर्स वेव इंस्टीट्यूट, और वहां पे जो है अगर प्ले स्टोर में ये सर्च करिए इंजीनियर्स वेव इंस्टीट्यूट, और इंजीनियर्स वेव इंस्टीट्यूट सर्च करोगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा ऐप, और उस ऐप को डाउनलोड करिए, ठीक है। सो वी आर रियली डेडिकेटेड टू द योर हार्ड वर्क, एंड आपके लिए सक्सेस के लिए हम जो कर सकते हैं वी आर ऑलवेज रेडी फॉर योर, ठीक है। टिल देन थैंक यू सो मच, और इसी तरह हमारे पास जुड़े रहिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो, कमेंट हो इस पोस्ट के रिगार्डिंग, वैकेंसी के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और उसमें हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, और फिर मिलेंगे।